आगे कंटिन्यू करेंगे। शायद स्टार्टिंग में ही दिया था जिसका डिस्कशन बाकी था ये वाला, अब तो शायद कर लिया होगा अटेंड। उस दिन भी बोल देते नहीं हुआ तो मैं कल ही करवा देती, पर चलो तुमने दम तो लगाया। ये सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? सर इसके बाजू वाला ये तो नॉर्मल पे तो होता था। अच्छा ऐसा है क्या? छोड़ो ना, क्वेश्चन याद हो गया तुम्हें? तुम बता देना मुझे क्वेश्चन, ठीक है? ओके तो लेट्स स्टार्ट। इंटीग्रेशन क्या था? एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 साइन एक्स प्लस 4x cos x। इनडेफिनिट का था ये, ठीक है। तो करते हैं अब। ऑनलाइन स्टूडेंट्स अभी ने अटेम्प्ट कर लिया ना? यस सर। एंड स्क्रीन दिख रही है ना सबको? यस सर। फिर तुम अब लेट आते हो तो वो होता है ना मूवीज में भी, आगे की सीट मिलती। चलो तो करते हैं हम स्टार्ट। इसमें बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बस ये है कि उस कॉन्सेप्ट के बाद सभी को हिम्मत करनी पड़ेगी आगे करने के लिए। और वो क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट? जब भी a sin x प्लस माइनस b cos x आता है तो हम क्या करते थे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सबको पता है। बट इन वेरिएबल टर्म्स के साथ तुम ये प्रोसेस करोगे ऐसा लगता नहीं है जनरली बच्चों को, और इसलिए ये स्टेप नहीं लगाते हैं। बट जिसने हिम्मत करके ये प्रोसेस सोच ली, क्वेश्चन तो फिर बनता चला जाएगा, कोई ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना है। तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे a कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस 4, b कितना है? 4x। तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर, राइट? कितना होगा? एक्सपांड करो, बताओ जल्दी से फास्ट। सर x raised to the power 4 plus 8x square plus 16। 8x स्क्वायर प्लस 16 ये आ रहा, ठीक है? ओह बना कि नहीं बना? बिल्कुल बना। बस ये ही तो सोचना था कि x मतलब x स्क्वायर माइनस 4 और 4x का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट होता है x स्क्वायर प्लस 4। जो ये सोचता और लिखता, इतनी बढ़िया टर्म ऐसी किस्मत से नहीं आती है, मतलब अंडर रूट हट जाए, मतलब कहीं ना कहीं बनाने वाले ने ये सोचा होगा, मतलब ये टर्म आती है और हमें ऐसा स्माइल आ जाती है कि हाँ शायद हम सही ट्रैक पर है। अगर बहुत अजीब सा बनता तो कोई भी आगे बढ़ता नहीं, बट अगर ये बन रहा है तो हम आगे ट्राई कर सकते हैं इसी लॉजिक से। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, पूरे एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर में मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4 से इन डिनोमिनेटर, लॉजिक साइड में लिखा हुआ है ये मैंने कि क्यों कर रहे हैं, ठीक है? ये हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 पूरे इंटीग्रेशन से बाहर तो जाएगा नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 साइन एक्स प्लस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 कॉस एक्स, यही आएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स जवाब दो, शायद बहुत टफ नहीं है सोचना, ठीक है? IIT एक्सपेक्टेड, नॉट मीन्स IIT के लिए बोल रहा हूं मैं, ठीक है? बहुत बेसिक लॉजिक से, क्योंकि अपन ने क्वेश्चन को इनिशिएट करा ना, इसलिए IIT में एक्सपेक्टेड है। तो अब ये वैल्यू तो हमें पता नहीं क्या होगी, बट ये कंफर्म है कि ये दोनों वैल्यू -1 to 1 के बीच में ही होगी, तभी तो आता है वो अपना फॉर्म में बनता है। तो क्यों ना अपन इसको बोल देते हैं
कॉस अल्फा, तो इसको बोल देते हैं साइन अल्फा, बोल सकते हैं हम शायद। तो अगर ऐसा हम बोलते हैं तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा डीएक्स। बट यहाँ पे जो अल्फा है वो एक्स पे डिपेंडेंट है, तो हम उसको कांस्टेंट की तरह नहीं फील कर सकते हैं। क्या है वो? तो जरा टेन अल्फा निकालेंगे अपन, जनरली टेन अल्फा में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आरडी शर्मा एनसीईआरटी ने भी करा है इस टाइप से लिख के, आईटीएफ में बहुत हुआ है। तो y कितना हो जाएगा साइन बाय कॉस, मतलब कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये आ गया। क्या अब कोई बच्चा ट्राई करना चाहेगा इस क्वेश्चन को? अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो अल्फा भी एक्स के रिस्पेक्ट में दे दे और इस टाइप से लिख दे। अगर ये क्वेश्चन होता तो क्या करते हैं अब सोचो, अब हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आईटीएफ एंड ऑल भी आता है सबको। थोड़ा जल्दी करना। कौन सी बेटा? अरे बेटा, ये तो 11 में भी पढ़ा है, 12th में भी पढ़ा है, आईटीएफ में भी पढ़ा है, एनसीईआरटी में भी पढ़ा है, सब में पढ़ा है। ए साइन एक्स प्लस माइनस बी कॉस एक्स की रेंज होती है ना, माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एनसीईआरटी का एक पॉइंट है, वो कहां से आता है? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना। ये देखो इधर साइड में दिखाई दे रहा है तुम्हें ये वाला पार्ट? तो अगर ये साइन अल्फा है तो ये कॉस अल्फा होगा बेटा। नहीं होता है क्लिक तो उसको साइन अल्फा मानो, ट्रायंगल मेथड से निकालो कॉस अल्फा, बगल वाला दिखेगा। या उसको साइन बोलो तो बगल वाला कॉस दिखेगा, या उसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर 1 हो रहा है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय sin x plus alpha plus x minus alpha। चलो कर लेने दो पहले सबको ट्राई, फिर देखते हैं। चलो मैं बताता हूँ। x/2 ले लेंगे tan थीटा। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ क्या कर रहा हूँ। ये tan अल्फा है ना, तो अल्फा क्या है बेचारा बताना। tan इनवर्स 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। हमें x प्लस अल्फा चाहिए ना, तो x प्लस अल्फा किसके बराबर हो जाएगा? x प्लस tan इनवर्स 4x अपॉन माइनस 4, यही होगा ना? यस। इस x प्लस अल्फा को मानो t, मानो तो सब t में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी बचा हुआ भी t dt तुम्हें सब दिखाई देने लगेगा। x प्लस अल्फा को t मानो। यहाँ तो ऑब्वियसली मैं सब्स्टिट्यूट नहीं करूंगा, बहुत बेकार सा एक्सप्रेशन बन रहा है। अगर मैं x प्लस अल्फा को, जो ये x प्लस अल्फा दिख रहा है ना, ये साइन अल्फा, ये जो टर्म है, ये अंदर भी वेरिएबल x प्लस बी का सॉल्व, पर अगर साइन t होता, सिंपल साइन t, तो बहुत इजीली हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसलिए मैंने उस पूरे को t माना, हिम्मत करके, हिम्मत रखनी पड़ेगी। जरा x प्लस अल्फा को t मान के देखो dt क्या बनता है, मतलब इस पूरी टर्म को मैं t बोल रहा हूँ। तो dx अब dx dt के बराबर मत कर देना, अल्फा यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, अल्फा खुद इतना बड़ा एक्सप्रेशन है, इस पूरे टर्म को t माना है। तो डेरिवेटिव करते हैं, dt निकालते हैं, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू चेन रूल लगेगा ना, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। क्या यही मेरा पूरा dt होगा dx के साथ? जरा इसको सिंप्लीफाई करके कोई मुझे बताएगा, करो थोड़ा सा एफर्ट लगाओ।
देखते जाना धीरे धीरे, तुम्हें यहाँ पे जो टर्म दिख रही है ना उधर एक्स स्क्वायर प्लस 4, वो सब दिखाई देने लगेगा। करो तो। चलो तुम पे छोड़ता हूँ, अभी टाइम ज्यादा नहीं है अपने पास। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx ही dt बनेगा। मतलब ये पूरा सिंप्लीफाई होके डेरिवेटिव करके 1 प्लस करके यही आ जाएगा जो कि वहां पे तुम्हें दिख रहा है। मतलब ये बेसिकली कुछ और नहीं, ये बेसिकली dt अपॉन साइन t है। मतलब कॉजेक t dt है। क्या होता है कॉजेक t का? So log mod log of mod of 10x by 2 t by 2, ये भी होता है ना। cosec x minus cot x तो होता ही है 10t by 2। now what is t? what is t? here t is equal to x plus alpha, मतलब x plus tan inverse 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। जब ये जेई एडवांस में आएगा तो अलग से ऐसा लिख के भी दे देंगे, शायद उससे क्लिक हो जाए। बस ये आंसर है। तो थोड़ा सा अलग था, डिफरेंट था, पर बेसिक फंडामेंटल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा कि अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लॉजिक, और फिर उस पूरे को ही टी माना। ठीक है, अब ये एकदम सोचने में नहीं आता है कि इसको टी मान के बनेगा कि नहीं बनेगा dt, बट एक पॉइंट है कि जब अपन इस टर्म को यहाँ पे देखते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये टर्म मेरे ख्याल से बन रही है एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये तो दिख रहा है तुम्हें, एक्सपांड करो, ऊपर ले जाओ उसको, स्क्वायर करो, 16x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, वो एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा, देख लेना तुम, बनेगा वो। और उधर यहाँ पे भी तो बनेगा होल स्क्वायर, वो कैंसिल हो जाएगा, तो वो बन रहा है वो पूरा फॉर्म। ठीक है, थोड़ा सा लक बाय चांस भी है यहाँ पे। ठीक है, बट फर्स्ट टाइम तुमने ऐसा कोई क्वेश्चन देखा होगा। ठीक है सर इसमें क्लिक कैसे करेगा कि x प्लस अल्फा? क्योंकि उसके बगैर तुम कुछ कर नहीं पाओगे बेटा। तुम क्या रखोगे बताओ? यहाँ से x निकाल सकते हो? ऑब्वियसली नहीं निकाल सकते हो अल्फा की टर्म्स में। नहीं यहाँ पे, नहीं यहाँ पे। सर उसमें अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर वाला लगा देते हैं, कहाँ पे कहाँ पे? हमारे पास ये जो है tan अल्फा इक्वल्स 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस हाँ। 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 अगर हम cross उधर ले multiply- जाए फिर x में क्वाड्रेटिक मान के, Yes, तो फिर उसमें tan अल्फा की टर्म्स में आएगा, बट यहाँ सब जगह रखना है। yes, थोड़ा रखने में मुझे डर लग रहा है, क्योंकि इससे बेटर है उस पूरे को टी मान लो। हमने ऐसा करा है, किसी एक अलग वेरिएबल में दोनों को कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पे क्या करा हमने, ना एक्स में कन्वर्ट हो पा रहा है, ना अल्फा में कन्वर्ट हो पा रहा है, एक नए वेरिएबल में सबको कन्वर्ट कर लो। हमने इस टाइप के क्वेश्चन देखे हैं क्लास में, करवाए हैं मैंने। ये कुछ यूनिक क्वेश्चन है, ये एक्सक्लूसिवली फॉर आईआईटी है, एक्सक्लूसिवली फॉर आईआईटी। इसका मेन से कोई लेना देना दूर दूर तक भी नहीं होगा। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी टफ हो जाए मेंस, वो सोच ही नहीं सकते हैं, और किसी बुक में भी डायरेक्ट मिलेंगे नहीं ये ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, ये वो होते ना ट्रेंडिंग क्वेश्चन, ये पिछले साल का ट्रेंडिंग क्वेश्चन था, बहुत मार्केट में चला था ये क्वेश्चन, कैसे होगा कैसे होगा। पिछली बार मैंने कुछ सोचा था, वो मैंने तुम्हें बता दिया, पिछली बार का ट्रेंडिंग क्वेश्चन था। एक और ट्रेंडिंग में चला था क्वेश्चन पिछले साल, होते ना कुछ, क्योंकि इंटीग्रेशन में ऐसा होता है, हमें लगता है नॉन इंटीग्रेबल है, होगा ही नहीं, पर कोई ना कोई तरीके से 12th लेवल पे भी क्रैक हो जाते हैं। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन 0 to 1 क्या यही था? yes, एक और ऐसा ही कुछ ट्रेंडिंग क्वेश्चन को अपन देख रहे हैं, 0 to 1 x minus 1 अपॉन x log x dx। बहुत टफ है, सोचना टफ है मतलब। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जनरली जब बच्चे एडवांस करीब आता है तब ये प्रैक्टिस करते हैं, पर फिर भी हमने ये वैरायटीज देखी है तो हम डिस्कस करेंगे। कौन सा चल रहा था भाई डेफिनेट में क्वेश्चन? ओहो 90। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ध्यान से क्वेश्चन को देखना, और मैं तो ये बोलूंगा याद ही रट लो ऐसे क्वेश्चंस तो, क्योंकि जब रट ही लोगे तभी क्लिक होगा, वरना नहीं होगा क्लिक। क्योंकि देखो अब इसमें क्या होगा, x minus 1 अपॉन x log x dx 0 to 1। ठीक है, किंग रूल लगाते हो अगर, तो
1 माइनस एक्स होगा तो मेरे ख्याल से माइनस एक्स नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स। लॉग एक्स को टी रखते हो तो 1 अपॉन टी दिखता है ये 1 अपॉन एक्स, पर यहां तुम्हारा ई में आ जाएगा और वो ई रेज टू मतलब टी माइनस 1 अपॉन में टी वो भी नहीं कर पाओगे तुम, कुछ भी कर लो एक्सपांड कर लो जो भी कर लो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एक मेथड मेरे पास है, मैंने शायद तुम्हें पहले बताई भी थी, ध्यान से सुनना क्या है वो मेथड। सर एक्स को सेक्स पे थीटा मान दे तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इन वापस से सबसे। वही बन जाता है। वही तो बोल रहा हूँ, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, घूम फिर के तुम वहीं घूमते रहोगे। पिछली बार जब ये दिया था बच्चों ने बहुत ट्राई करा पर नहीं बना। फिर आते हैं अपने पास कुछ मूल मंत्र, ब्रह्मास्त्र। एक छोटा सा ब्रह्मास्त्र था बोर्ड्स लेवल का, डेट इज किंग रूल। किंग रूल से कुछ हाथ इतना खास लगा नहीं। एक बड़ा वाला ब्रह्मास्त्र, जब कुछ नहीं हो तो आखिरी में वो ही लगा देना है, और वो था हमारा एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ न्यूटन लेबिनेट्स, जहां किसी कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते थे फिर इंटीग्रेट करते थे। याद आया? बहुत सारे क्वेश्चंस दिए थे मैंने तुम्हें, वो तो बेसिकली बेसिक बुक्स में जो दिए रहते हैं, वो विनय कुमार के क्वेश्चन दिए थे, पूरी एक एक्सरसाइज थी उसके ऊपर, वो मैंने तुम्हें जो अनसॉल्व दिए थे। मैं फिर बोल रहा हूं उन क्वेश्चंस को याद कर लो। डेफिनेट इंटीग्रेशन ऐसे टॉपिक है कि तुम्हें याद ही रख लेना है क्वेश्चंस। ठीक है, तुमने जो आज क्वेश्चन पूछा है वो मैंने क्लास में करवाया था, बस थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, मैं करूंगा वो डिस्कस। वो तो क्लास में करवाया हुआ था और बोला भी था कि याद रखना ये आएगा, और मैंने ये भी कहा था शायद कि बहुत साल पहले गुजरात बोर्ड के पेपर में आया था वो। एक बताऊंगा, वो पेपर टर्म टेस्ट एडवांस का पेपर में था। ठीक है, तो मैं वही कह रहा हूं ना, ये चीजें याद कर लो बेटा, और ये एक दिन में याद नहीं होगा, ये सब चीजें एक दिन में याद नहीं होगा, ये रोज याद करना है। रोज 5-5 6-6 क्वेश्चन देखते रहो, रोज देखते रहो। ये टॉपिक कुछ ऐसा ही है जैसे तुम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में स्पेशली करते हो ना, केमिस्ट्री में याद करते हो, इनको भी बार बार देखो, क्योंकि कोई नया क्वेश्चन आएगा तो उसमें अप्लाई कैसे करोगे, जब स्टैंडर्ड क्वेश्चंस याद है तब, वरना नहीं होगा क्लिक। जैसे कि यहाँ देखो, ये log x बहुत दुखदाई है और ये डिनोमिनेटर में है, अगर न्यूमरेटर में होता तो भी हम कुछ सोच सकते थे। कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा, एक्सपांशन लगता है log x का और फिर करते हैं नॉल, वो भी बता दूंगा मैं। बट अभी क्या करे तो सुनो, इस log x को हटाना है ना, मेरे पास कुछ तरीका है, और वो तरीका क्या है जरा ये देखो। जब भी डिनोमिनेटर से log x हटाना हो तो ऐसा लिख सकता हूं 1/x को ऊपर। अभी देखते जाना, जरा मुझे बताओ तुम a raised to x का इंटीग्रेशन क्या होता है? a raised to x by log a, डेरिवेटिव बोलो। अंकित, अंकित का नहीं, अंकित कुमार, अतुल्य, बेटा मुंह धोकर आओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। हम इसमें थोड़ा सा भी केयरलेस नहीं हो सकते बेटा, ये याद आएगा तुम्हें उस IIT वाले दिन कि मैंने एक झपकी ले ली और गया क्वेश्चन हमारे हाथों से IIT जेईई का। माना थके हुए रहते हो बट हम थक नहीं सकते, ये ऐसी चीज है। चलो, a raised to x का होता है a raised to x into log a, ये सबको पता है मेरे ख्याल से। ठीक है, डेरिवेटिव। अब मैं अगर तुम्हें बोलूं, ध्यान से देखते जाना, हाँ, x raised to a का a के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना होगा? आराम से a के रिस्पेक्ट में, मतलब x कांस्टेंट है और a मेरा वेरिएबल है, तो उसको देखो तुम कैसे, बिल्कुल a raised to x टाइप का देखो उसको, a raised to x, तो a raised to x into log a होता है, उसी तरीके से log x होगा, x कांस्टेंट है, a वेरिएबल है, ध्यान से देखो। ठीक है, और शायद तुम समझ गए होगे कि यहाँ हो क्या रहा है। उस log x को अगर हमें हटाना है तो हटाने का तरीका बहुत आसान है। क्या मैं इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए ऐसा लिख दूं, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो? उस नंबर को मैंने a लिख दिया, कुछ रीजन था इसीलिए लिखा। और क्या मैं इसको ऐसा फंक्शन ऑफ a कह सकता हूं कि जो भी इंटीग्रेशन होगा आखिरी में लिमिट तो x में रख देंगे तो a अननोन की तरह ही रहेगा, तो a में एक फंक्शन होगा। बस क्वेश्चन इज क्रैक, हो गया। इतना सोचना है, बट ये सोचना मतलब वन ऑफ द टफेस्ट वेराइटी है पूरे इंडिया में। अगर उसने प्रैक्टिस नहीं करी है इस कॉन्सेप्ट पे तो टॉप 10 ही बच्चे शायद कर पाएंगे इंस्टेंटली, टॉप 10।
पर जिसकी प्रैक्टिस हो जाती है उनके लिए तो फिर ये बाएं हाथ का खेल होता है फिर बहुत। और हमने करे हैं क्वेश्चंस, तुम्हें बस उनको रिकॉल करना है। ओके तो करते डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो सब कुछ सेम रखना है, x रेस टू ए का हो जाएगा x रेस टू ए इंटू लॉग एक्स। देखो कैसे गायब हुआ। वो मैंने बोला था ना, तुम किसी भी नॉर्मल क्वेश्चन में भी लगा सकते हो। अरे एनसीईआरटी के भी किसी क्वेश्चन में हम ऐसा कर सकते हैं भाई, बस अप्लाई करो खुद। एक आध दो एनसीईआरटी के ऐसे क्वेश्चन उठाओ जो डायरेक्ट हो रहे हैं, पर ऐसे वेरिएबल मतलब एक नंबर को कांस्टेंट मान के उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके देखो, तब तुम्हें लगेगा कि हाँ मैं अप्लाई कर पा रहा हूँ, क्योंकि इसका एप्लीकेशन वीक मतलब थोड़ा मुश्किल होता है। ये गया। अब क्या बचा, अलग अलग कर लिया क्या? इसको तो इंटीग्रेट कर सकते हो ना अब तो। यस सर। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर लो, इसको वैसे ही लिखते रहो। क्या हो जाएगा, a+2 हो जाएगा ना, और वो 1 माइनस में डायरेक्ट कर रहा हूं, देखो यही आ रहा है ना। एक बार चेक कर लो सब। लिमिट करो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. हाँ Yes, sir. या अब अभी काम खत्म नहीं हुआ है। अब ए के रिस्पेक्ट में बेटा ए अभी मत रख देना, अभी हमें हमें आई निकालना है। ठीक है, हमें डी आई बाई डी ए नहीं पूछा है, तो अब हम उसको डी ए को उधर ले जाएंगे। सिंगल वाला तो अलग अलग हो जाता है, और किसके रिस्पेक्ट में करेंगे अब ए के रिस्पेक्ट में भी करना है भाई, यही करेंगे। तो कितना हो जाएगा, आई ऑफ ए इज इक्वल टू, जनरली लॉग में आंसर आते हैं इन टाइप के लॉजिक्स में। देखो यही आ रहा है, मैंने उल्टा लिख दिया क्या, 1/x नहीं log x, ये होगा ना, log a माइनस log b log ऑफ a बाई b हो जाएगा। बट यहाँ पे एक प्लस सी भी आता है, उस प्लस सी को मत भूल जाना। अब ये प्लस सी कैसे निकालेंगे, अब ये थोड़ा सा टफ होता है। मैंने इतना सब तो पिछले साल सोचा था, पर मैं प्लस सी नहीं निकाल पाया। क्यों? ऐसा कौन सा ए रखूं जिस पे वैल्यू हमें पता है इंटीग्रेशन की? कोई भी ए नहीं पकड़ पाया मैं। क्या तुम सोच पा रहे हो? क्या कोई ऐसा ए सोच पा रहे हो जिससे मुझे आई ऑफ ए की वैल्यू मिल जाए? अभी तक तो क्या रहा था, 0 मिल रहा था। डायरेक्ट कोई आई की वैल्यू 1 रखो, 0 रखो, कुछ भी रखो। तुम बताओ कुछ रख के आई ए की वैल्यू, कोई ऐसी ए की वैल्यू जिससे आई ऑफ ए डायरेक्ट निकल जाए, जिससे इंटीग्रेट हो जाए बहुत इजीली। हाँ हाँ, ए की वैल्यू नहीं तो x रेस टू उससे इंटीग्रेट होगा, फिर वैल्यू निकल जाएगी क्या? ए की कोई ऐसी वैल्यू ऑप्ट करो यहां से जिससे कि ये इंटीग्रेबल हो जाए, एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन बन जाए, या वो कुछ मतलब नहीं -1. बेटा -1 तो वही है जहां से क्वेश्चन आया था, यही मेरे दिमाग में भी आया कि वो log x का 1/t हो जाएगा, पर वही तो क्वेश्चन था जो नहीं हो पा रहा था सॉल्व। अगर वो हो जाता तो ये क्वेश्चन ही हो जाता। अगर तुम a को 1 लेते तो x इंटू एक्स में तुम घूमते ही रहोगे, कुछ नहीं हो पाएगा। बस यही यहाँ पे मैं अटक गया। फिर मैंने थोड़ा सा डिफरेंट सोचा। ठीक है, अब क्या सोचा डिफरेंट, और उससे जहां से भी ये क्वेश्चन जहां था आंसर मैच कर गया, तो मेरे को लग गया कि ये सही था। मैंने क्या करा बेटा, ध्यान से सुनना है। x मेरा 0 से 1 के बीच में ना, x हमेशा हमारा क्या है 0 से 1 के बीच में। ओके, a को रख दो टेंडिंग टू इंफिनिटी। लिमिट ले रहा हूं क्योंकि कोई भी वैल्यू पे वैल्यू नहीं निकली, पर अगर मैं a को टेंडिंग टू इंफिनिटी कर दूं तो x रेस टू a कितना हो जाएगा, टेंडिंग टू 0, क्योंकि x मेरा 0 से 1 के बीच में। जब भी लिमिट होती है ना हम उसको ओपन में ही मान लेते हैं। ठीक है, तो क्योंकि और कोई वैल्यू से कभी ये सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। तो अगर मैं ये टेंडिंग टू इंफिनिटी करता हूं तो x रेस टू a 0 हो रहा है, मतलब ओवरऑल 0 हो रहा है, x तो फाइनाइट है बाकी, तो ये वैल्यू 0 हो गई। इसका मतलब नाउ when a tending to infinity, I of a should tends to 0, therefore रखो वहां पे a plus 1 limit a tending to infinity plus c। तो a tending to infinity पे वैल्यू कितनी बन रही है, ये मैक्सिमम पावर आउट इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है। log 1 a को बाहर निकालो, 2 बाय और 1 बाय वो तो 0 हो जाएगा, log 1 आ रहा है, और log 1 होता है 0। मतलब अगर हम सी भूल जाते हैं तो भी आंसर आ जाता है, पर प्लस सी आता है। ठीक है,
जो भूल जाए बात अलग है, बट प्लस सी भी आता है। मैं देख के आता हूँ क्या हो रहा है। तो अपने पास ये आ गया, तो बस अब तो आंसर दे दो फटाफट। हमने एक बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन को क्रैक करा है। ए को क्या रख दे? तो ओ 1/0 आ रहा है। 1/0 आ रहा है, मतलब ये वैल्यू बेसिकली टेंडिंग टू इंफिनिटी है। ये आंसर इंफिनिटी आएगा, वही आएगा। ठीक है, और तो कुछ शायद मिल नहीं रहा है ना? अच्छा, इंफिनिटी कोई और वैसे आ रहा है। ठीक है, ठीक है, पर यहाँ पे तो अभी यही आएगा, आंसर यही आएगा। ओके, ठीक है। अगर ए 1 होता, अगर ए 1 होता तो आंसर क्या आता? ln 3 आता ना? हाँ, ln 3/2 ना, लिख लो एक नोट करके। फिर ये क्वेश्चन सर एक डाउट है। हाँ सर अगर -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हर जगह -1 है, उसको भी करना पड़ेगा ना, जहाँ जहाँ भी -1 है। नहीं, मतलब ये जो अपना क्वेश्चन है, ये ऐसा फंक्शन ऑफ ए, हम यहाँ जो भी ए रखूं वो सही होगा। नहीं, सबसे ऊपर है हाँ यहाँ पे जो हमने x raised to a लिखा, हाँ। तो x raised to -1 को x raised to a लिखा, हाँ लेकिन x -1 भी है ना उधर, हाँ, तो उसको भी x + a लिखना पड़ेगा। नहीं, क्यों? वो तो ए ही है ना, मेरा सब कुछ ए के बलबूते पे चल रहा है ना, बस इस ए को देखना है, बाकी सब तो एक्स का वेरिएबल है ना। ए के रिस्पेक्ट में तो एक ही फंक्शन है ना, और हम ए की वैल्यू रख रहे हैं, जो भी कुछ रख रहे हैं, बाकी इससे हमें कोई मतलब ही नहीं। ये ऐसा फंक्शन ऑफ ए लिखा है, जब ऐसा फंक्शन ऑफ ए लिख रहा हूं तो जो ए में चेंज आएगा वो यहाँ चेंज आएगा। अगर ऐसा फंक्शन ऑफ एक्स लिखता तो यहाँ लिमिट फंक्शन ऑफ एक्स होती, तो उस पर चेंज आता। फिर हम बोल ही रहे इसको फंक्शन ऑफ ए, और सब कुछ फंक्शन ऑफ ए के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज कर लो, एक और तुम चेंज करके बोल सकते हो। अब इससे आंसर नॉट डिफाइन आ गया, थोड़ा सा एक्स की वैल्यू अलग होगी जो मुझे याद, मतलब जो क्वेश्चन होगा एक्चुअल, तुम ये कर दो। अगर ये क्वेश्चन होता तो ठीक है, log x मतलब वही हो जाएगा ln x, मतलब ठीक है। अगर ये क्वेश्चन होता तो फिर से अटक जाते तुम, वही सेम ही सी चीज होने वाली है यहाँ पे भी, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया a अपना, तो इसका आंसर क्या आएगा? ln 3/2। ये कर दो, मतलब एडवांस में आएगा तो ये दे देंगे वो बेसिकली। ठीक है, x - 1 टाइम्स ऑफ x अपॉन में ln x फ्रॉम 0 to 1 होता है ln 3/2। एक चीज और मैं तुम्हें बता दूं, ये आईआईटी में कभी भी डायरेक्टली नहीं आएगा, ये थोड़ा सा अलग हटके है। इस टाइप के क्वेश्चन आईआईटी में आने नहीं चाहिए। तो सुनो, एक कोई क्वेश्चन देगी जिसको तुम नॉर्मली करने जाओ तो बहुत लंबा जा रहा है, जबरदस्त कैलकुलेशन लगी हुई और बच्चे कर रहे हो, बोला बहुत लेंथी क्वेश्चन है, बोलते हैं ना, पर उसका कोई अल्टरनेट प्रूफ होगा, और अल्टरनेट प्रूफ क्या होगा? ये मेथड। समझ आ रहा है? Yes. जैसे मैट्राइसिस में मैंने तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बताई थी, तुम बोर्ड लेवल पे भी ले लो तो a³ माइनस करके इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालो, बहुत टाइम लगता है। या तुमसे सम ऑफ द रूट्स पूछ ले, या डायरेक्ट डिटरमिनेंट पूछे, या उस टाइप से कैरेक्टरिस्टिक की कॉन्सेप्ट पता है तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, और वो सिलेबस में नहीं है आईआईटी में। मतलब आईआईटी क्या करती है, इन टाइप के क्वेश्चंस को डायरेक्ट नहीं पूछेगी, वो एक ऐसा क्वेश्चन पिकअप करेगी जो कि बहुत लंबा है, ट्रेडिशनल आरडी अप्रोच, एनसीईआरटी अप्रोच से, पर अल्टरनेट मेथड एग्जिस्ट कर रही है जिसमें एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ न्यूटन लेबनिज लग रहा है, और वो पूछ ले। समझ आया? जो अपन एक आईआईटी का एक कॉम्प्रिहेंशन करा था, याद है, आई ऑफ अल्फा करके आई डैश हाफ, और वो पूछा था, वो भी इनडायरेक्ट वे में पूछा ना, वो जिसको नहीं पता नॉलेज वो भी सोच सकता था, वैसा पूछेगी आईआईटी, क्योंकि डायरेक्टली इट्स नॉट इन द सिलेबस ऑफ आईआईटी जेईई। बट तुम समझ गए होगे कि एक ट्रेडिशनल मेथड से बहुत लेंदी जा रहा है, तो अल्टरनेट अप्रोच है अपने पास जिससे क्रैक हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपना। किसी को कोई भी डाउट? ठीक है, ये x into देना था मुझे, कोई बात नहीं, समझ में तो आ गया ना क्वेश्चन? और आंसर तो तब भी निकला ही है कि वो टेंडिंग टू ही होगा, फिर इन्फिनिटी होगा, क्योंकि 0+ ही रखा है अपन ने वहां पे भी, तो वैल्यू इन्फिनिटी आएगी। अनबाउंडेड वो कर्व बनेगा शायद 0 से 1 में, इसलिए एरिया इन्फिनिटी आ गया। और अगर ऐसा होगा तो हमें बाउंडेड कर्व मिल रहा है, ln 3/2 आंसर होगा। ठीक है, तो भूलना मत ये। ओके, कन्वर्जिंग नहीं होगा सर, बाउंडेड तो तब भी क्या कन्वर्जिंग करनी है पहले वाले में। हाँ, डाइवर्जेंट हो रहा है, इसलिए एरिया 0 से 1 में इन्फिनिटी आ गया। ओके, मतलब अब तो तुम्हें कोई भी वैल्यू दे सकते हैं यहाँ पे, कोई भी वैल्यू दे सकते हैं यहाँ पे तुम्हें तो, ठीक है। बट हाँ, वो प्लस सी वैसे ही निकलेगा,
प्लस सी और कहीं से भी कोई भी मेथड से निकल नहीं पाएगा, ये तो कंफर्म है, ठीक है। और वो इन्फिनिटी रख के ही मुझे मिली वैल्यू। चलो तो आगे बढ़ सकते हैं अब अपन। कैन वी मूव टू नेक्स्ट पार्ट नाउ? ऑनलाइन स्टूडेंट्स जवाब दो। यस सर। ठीक है? एक आखिरी और चीज है, मॉडिफाइड न्यूटन्स लेबनिज। बस ये आखिरी और बता दूंगा, फिर अपन डिफरेंशियल इक्वेशन को कंटिन्यू करेंगे। अभी हम रोज फर्स्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स पुराने ही कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं और टॉपिक को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। मॉडिफाइड न्यूटन्स लेबनिज फॉर्म। न्यूटन लेबनिज फॉर्म हम लगाते थे कुछ इस टाइप से। व्हाट वाज न्यूटन लेबनिज? तो f ऑफ x से g ऑफ x h ऑफ t dt अगर ऐसा है तो ये फंक्शन मेरा k ऑफ x है, तो इसका डेरिवेटिव k डैश x अपन निकाल सकते थे। याद आया? पर उसमें एक कंडीशन क्या थी? ये जो h ऑफ t लिख रहा हूं, ये जो फंक्शन है इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ x। ये बोला था मैंने, क्योंकि इसमें भी x आ गया तो वो चेन रूल जैसा यहाँ पे न्यूटन लेबनिज में ऐसा कुछ होता नहीं है, तो इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ, ये याद रखना। अभी जो मॉडिफाइड बता रहा हूं मैं, एक्सटेंडेड फॉर्म तो अलग था, डेरिवेटिव करके कैसे कांस्टेंट को मान के। मॉडिफाइड में अगर t के साथ साथ x भी आ जाए तो भी हम कर सकते हैं, वो थोड़ा सा अलग है और उस पर आईटी ने अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है। आऊंगा मैं उन सब चीजों पे। अभी तो पहले हम इसको देखते हैं, इसका क्या फॉर्मूला बनता था? h ऑफ g ऑफ x इंटू g डैश x माइनस h ऑफ f ऑफ x इंटू f डैश x। यही होता था ना? सभी को याद है ना? क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक मुझे लगता था एडवांस के लिए, ये अब बहुत क्रूशियल मेंस के लिए बन गया है। इस बार बहुत क्वेश्चन आए हैं इस लॉजिक पे मेंस में, तो मेंस के बच्चे को भी ये पढ़ना पड़ेगा। तो अब एडवांस में क्या पूछेंगे? मॉडिफाइड पूछ सकते हैं। तो मॉडिफाइड कैसा होता है जरा वो देख लेते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा बट कोई नहीं। f ऑफ x g ऑफ x से h ऑफ x ऐसा लिखता हूं, ये कैपिटल F है, यहां स्मॉल लिख देता हूं, f ऑफ x कॉमा t dt। बोलो, अब ये दिख रहा है ना अंदर वाला फंक्शन, x भी है और t भी है, और हमें t के रिस्पेक्ट में करना है। ओके, दिस इंप्लाइज f डैश x, ध्यान से देखना है, g ऑफ x से h ऑफ x डेल्टा ऑफ f ऑफ x कॉमा t बाय डेल्टा x dt। मतलब क्या करा बताओ? एक एग्जांपल से भी समझ। पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे हम x के रिस्पेक्ट में, और अगर किस्मत अच्छी रही तो x गायब हो जाएगा, और फिर तो अपन t के रिस्पेक्ट में, फिर तो तुम्हें पता ही है आगे जो भी, मतलब नॉर्मल सॉल्व करना है, फिर जो भी अपना बनता है इसको इंटीग्रेट करना रहेगा। प्लस दूसरा f ऑफ x कॉमा h ऑफ x इंटू h डैश x माइनस f ऑफ x कॉमा g ऑफ x इंटू जी डैश एक्स। मतलब सब कुछ सेम ही है, ये वाला तो आखिरी वाला तो सेम ही चल रहा है। जहां जहां भी टी है वहां पे अपर लिमिट लोअर लिमिट रखी है, चेंज कहाँ है? ये एक एक्स्ट्रा टर्म और आ गई। बट ये हमारा लास्ट ऑप्शन होगा। अगर तुम्हें टी के साथ एक्स दिख भी रहा है तो भी ये हमारा लास्ट ऑप्शन होगा। हम पहले कुछ ऐसा कुछ अलजेब्रा लगाने की ट्राई करेंगे कि टी से एक्स अलग हो जाए। यहां दे दिया g ऑफ टी h ऑफ टी, और ये दे दिया dx के फॉर्म में, तो तब अपना क्या है? तब हमें इस t को अलग करना है। समझ आ रहा है? वो वेरिएबल के साथ खेलती है, याद रखना दिमाग में हमेशा सेट है कि ये फंक्शन ऑफ x। अरे फंक्शन, अब आ रही है आवाज? एक सेकंड में देखो, वाईफाई तो नहीं पकड़ा हुआ है इसमें, एक मिनट। हाँ, अब आ रही है आवाज? ओके, ठीक है। मैं ऐसा कह रहा था, ये जरूरी नहीं है कि हमें फंक्शन ऑफ x का ही दे, ये फंक्शन ऑफ t भी हो सकता है, फंक्शन ऑफ थीटा भी हो सकता है। ठीक है, ये वाला t के रिस्पेक्ट में जैसे यहाँ लिखा है ऐसा भी तो हो सकता है, ये हो जाएगा मेरा फिर f ऑफ t। t और x इंटरचेंज हो गए यहाँ पे पूरे। तो रटो तो ठीक है, रट लो,
बट याद रखना वेरिएबल चेंज हो सकता है, ये सब कुछ x में हो जरूरी नहीं है, सब t में हो, और फिर वो x अपन को एक हिंड्रेंस दे रहा है जिसको हटाना है, ठीक है, मतलब t दे रहा है हिंड्रेंस, जो भी हो जैसा भी हो, तो याद रखना ये पॉइंट भी। ओके, समझ आ गया सबको? एक छोटा सा क्वेश्चन दूं, एक छोटा सा क्वेश्चन ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। fx दिया हुआ है मेरा, log x से x dt अपॉन में x प्लस टी। अब देखा जाए तो इस क्वेश्चन से हमें निकालना है f डैश x, फाइंड f डैश x। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन दे रहा हूं जहां पे डायरेक्टली भी तुम क्रॉस चेक करके भी देख सकते हो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, मुझे f डैश, तभी तो काम आता है लेबनिट्ज, जब हमें डेरिवेटिव करना पड़े तब, बाकी तो कोई काम नहीं है। तो इसको तो अपन नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हैं। क्या होगी नॉर्मल मेथड? अरे ये इंटीग्रेबल है बेटा, t के रिस्पेक्ट में कितना होगा, log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस टी फ्रॉम ln x टू x, और लिमिट किसकी है, t की है, x की नहीं है ये मेरा f ऑफ x आ जाएगा। और फिर उसके बाद क्या करोगे, f डैश x, कितना आ रहा है ये, वो मॉड लगा भी दोगे तो भी चलेगा, डेरिवेटिव log ऑफ मॉड x का ही 1 अपॉन x होता है, तो f डैश x निकल जाएगा। बोलो, ये तो डायरेक्ट हो गया ना। मैं एक एग्जांपल ऐसा ले रहा हूँ जहाँ पे अपने पास नॉर्मल मेथड है, तो फालतू में ये हाई फाई मत लगाना, ये रेयर यूज होगा, सबसे रेयर चीज है, आज तक इस पे कभी क्वेश्चन आया नहीं है, बट कभी अटक जाओ तो मैंने पढ़ा दिया है कि एक एडिशनल टर्म ये और आती है, यू शुड नो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी। ओके, तो अब अपन लगाते हैं मॉडिफाइड फॉर्म, क्रॉस चेक भी हो जाएगा। अपन डायरेक्ट ही डेरिवेटिव करने का कोई सोचता है बिना इंटीग्रेशन करे, क्योंकि यहाँ तो इंटीग्रेशन हो रहा है, नहीं हो पाता इंटीग्रेशन तो क्या करते फिर तो ऐसे ही करते हैं ना, लगाना ही पड़ता। हाँ तो बताओ क्या बनेगा, पहला स्टेप बताओ, ये तो वैसे ही आएगा log x से x, आगे बोलो। अब इस पूरे को देखो, पार्शियल डेरिवेटिव dt ही रखेंगे, पर इसको x के रिस्पेक्ट में एक बार कर लो, तो कितना होगा x के रिस्पेक्ट में करोगे तो, नहीं ये थोड़ी ना होता है, डेरिवेटिव करना है ना, -1 अपॉन एक्स प्लस टी का होल स्क्वायर, और x का 1 होगा, t का 0, t तो कांस्टेंट की तरह ही है, ये dt, ये आ गया, प्लस आगे बताओ क्या टर्म आएगी, अब वही रख दो बिल्कुल सेम वैसे ही, जहां जहां भी x है वहां क्या रखोगे, अपर लिमिट x ही नहीं, जहां जहां भी t है नॉट x, तो कितना हो जाएगा, नहीं dt थोड़ा रखेंगे यार, t की जगह रख देंगे x, तो ये हो जाएगा 2x, x का डेरिवेटिव 1 माइनस लोअर लिमिट x प्लस लॉग x, और log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, ये आ गया। अब इसको तुम इंटीग्रेट, नाउ यू कैन क्रॉस चेक, तुम करके देख लेना, आ जाएगा सेम जो वहां से आएगा, अभी इसको करना पड़ेगा इंटीग्रेट, अब तो करना ही पड़ेगा इंटीग्रेट, अब तो कुछ कर नहीं सकते, और ये इंटीग्रेट फिर नॉर्मल वे से ही फिर जाएगा, -2 + 1 अपॉन -2 + 1, बट आंसर दोनों से ऊपर नीचे से सेम आएगा, ये बस एक एग्जांपल लिया था मैंने, ठीक है, बस ये वाला इंटीग्रेट कर लेना, बस ये तो हो ही गया, ठीक है, तो ये दिमाग में रखना कि ऐसा भी कुछ होता है, ठीक है, याद रख लोगे। यस सर। अब तुम क्रॉस चेक करके देख लेना, तुम्हें सेम ही वैल्यू आएगी, ये आता है f डैश x फाइनली log x -1 अपॉन x इंटू x प्लस log x, दोनों मेथड से वही आएगा, देख लेना यही आ रहा है, ठीक है, मॉडिफाइड से भी वही आएगा, बस दिमाग में ये रखना, ये रेयर यूज होगा बट, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस तुम्हें जो एग्जाम्स में मिलेंगे वो कुछ ऐसे मिल सकते हैं, ऐसा दे दिया कुछ, मतलब फॉर एन एग्जांपल ऐसा कुछ दे दिया हम,
और थोड़ा ट्विस्ट करना है। चलो ये दे दिया। क्या इसका एफ डैश एक्स निकाल सकते हैं? नाइनटी वन ही कर देता हूँ इसको तो। क्या इसका एफ डैश एक्स निकाल सकते हो? अब देखो, देखा जाए तो डायरेक्ट मेथड से तो नहीं हो पाएगा। हम न्यूटन लेबनिट्ज लगा सकते हैं, डायरेक्ट वाला न्यूटन लेबनिट्ज नहीं लगा सकते। क्यों? ये x दिक्कत दे रहा है, ये x दिक्कत। अगर यहाँ e रेज़ टू x होता तो मैं उसको बाहर भी निकाल सकता था, फिर तो वो कांस्टेंट ही हो जाता। हमें t के रिस्पेक्ट में करना है, तो अभी तो हम नहीं कर सकते हैं। बट न्यूटन लेबनिट्ज कांट बी अप्लाइड। और क्या इसका इंटीग्रेशन आसान है क्या करना? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। अगर e रेज़ टू x sin bx होता तो कर सकते थे डायरेक्ट फॉर्मूला, पर मैंने इसलिए जानबूझ के 5 रख दी उसके बाद, किसी के दिमाग में वो आता था। पर अब डेरिवेटिव तो करना है, हमें निकालना क्या है? फाइंड एफ डैश एक्स। तो अब क्या करेंगे, कोई बताएगा मुझे? विदाउट मॉडिफाइड फॉर्म लगाए कोई बता सकता है कि कैसे करोगे विदाउट मॉडिफाइड फॉर्म लगाए? हाउ कैन यू फाइंड एफ डैश एक्स? सोचो। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। देयर आर टू मेथड्स। पहली मेथड है पुट t माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, और सबको बदल दो, शायद आ जाए आंसर, शायद देख लेना तुम, शायद आ भी जाएगा। दूसरा, कैसे भूल गए इसको? तुम कैसे भूल गए? याद है ना किंगरू? इसको भाई छोटा मोटा ठीक है, अपन थोड़ा सा छोटा बोल रहे ब्रह्मास्त्र, पर ऐसा नहीं है कि नहीं, यही मेन है भाई। जब कुछ भी अटके तो मैं यहाँ पे ये लगाने का ट्राई करूंगा। 2 ऑप्शंस थे अपने पास, पहले से भी यू कैन ट्राई, पर किंग रूल से डायरेक्ट हो रहा है तो मैं अभी सब्स्टिट्यूशन का ज्यादा सोच नहीं रहा हूं, वरना तो मैं सब्स्टिट्यूशन करता, उस पूरे को एक नया वेरिएबल बोल दो। दिमाग में रख सकते हो ना? यही दो चीज से तुम उस फंक्शन में से जो एक कुछ अटक रहा है वेरिएबल, उसको हटाना है। तो देयर आर ओनली 2 मेथड्स, ठीक है? क्योंकि एक्सटेंडेड ये वाले मॉडिफाइड वाले पे तो कभी क्वेश्चन मैंने देखा नहीं, बस किताबों में हाई लेवल की बुक्स में दिया रहता तो मैंने पढ़ा दिया कि तुम्हें पता हो बस। पर हाँ, ये वाला फॉर्म बहुत यूज होगा, बहुत ज्यादा। तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशंस में भी ऐसे फॉर्म मिल सकते हैं जहां तुम्हें डेरिवेटिव करना पड़े, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट हो, या मे बी किंग रूल लगाओ तो कितना होगा? 0 to x, जहां जहां भी t है वहां पे 0 प्लस x माइनस टी, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में। अगर यहाँ dx होता है यहाँ t, तो t माइनस एक्स वैसा हो जाता, तुम देख लेना। बता यहाँ क्या बनेगा अंदर? ऐसे ही आएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ जल्दी से। यस सर। इसको अपन लिख सकते e रेज टू x इंटू e रेज टू माइनस टी साइन ऑफ माइनस टी डी टी। तो f ऑफ x हाँ जी बोलिए। और ये पावर 5 में भूल गया हूं, वो लगा रहा हूं मैं, ठीक है? क्या अब तुम लगा सकते हो न्यूटन लेबनिट्ज? बिल्कुल लगा सकते हैं। और न्यूटन लेबनिट्ज जब तुम लगाओगे तो ये एक मेरा अलग फंक्शन है, ये मेरा एक अलग फंक्शन है, मतलब यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। ये भी याद रखना है, ये भी बच्चे नहीं क्लिक कर पाते हैं, क्योंकि जब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो मैं किसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये एक फंक्शन है एक्स का, और ये पूरा फंक्शन ऑफ एक्स होगा। क्यों? आफ्टर इंटीग्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से पूरा एक्स में आने वाला है, ठीक है? तो अब प्रोडक्ट रूल लगाना है, कैसे लगेगा जरा एक बार मुझे बताओ। प्रोडक्ट रूल, ई रेस टू माइनस तो बाहर ही कर देते हैं, चलो। ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स, ये एज इट इज, प्लस ई रेस टू एक्स एज इट इज। बाकी वाले में क्या लगेगा? न्यूटन लेबनिट्ज। जहां जहां भी टी है वहां पे अपर लिमिट का डेरिवेटिव 1 माइनस ई रेस टू एक्स बाहर है, वो अंदर वाले का अपन ने पूरा ये लिखा हुआ है। बस अब हो गया।
अब तुमसे जो भी कुछ पूछे फिर एफ डैश टू या जो भी कुछ आए, मैंने बस तुम्हें आइडिया दिया था, बस एक क्वेश्चन एक ऐसे ही बना दिया, मुझे मतलब कुछ इतना ज्यादा सोचा नहीं था मैंने बनाते समय, तुम्हें बस अप्लाई करना आ जाए। ऐसा होगा, ऐसा कई बार होने वाला है अकॉर्डिंग टू आईआईटी। आईआईटी के अकॉर्डिंगली ऐसी इक्वेशन कई बार बनेगी जहां डायरेक्ट न्यूटन एबिनेट्स नहीं लगा पाओगे, और किसी ने डायरेक्ट न्यूटन एबिनेट्स लगा दिया तो मे और मे नॉट भी है, शायद तुक्के में मतलब बाय फ्लूक आ जाए आंसर, पर हर बार आएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि न्यूटन लेबिनिट्ज की एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ठीक है, वरना हम नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि एक आध दो मैंने लोकल बुक्स में देखा, उन्होंने इन टाइप में भी लगा दिया और आंसर मैच कर गया, पर वो गलत है, वो गलत है। तो वहां हम क्या कर सकते हैं? दो टाइप की चीज कर सकते हैं, उस पूरे को एक नया वेरिएबल लाके उसको अलग कर दो, क्योंकि इधर भी तो वही हो रहा है शायद, t माइनस एक्स, मेरे ख्याल से सेम ही प्रोसेस होगी दोनों से, तुम रख के देख लो, वही आ रहा है ना शायद, बस y आ जाएगा, तुम ट्राई करके देखना, ठीक है, ओके। चलो, तो ये क्लियर हो गया। तो किंग रूल यहाँ पे भी काम आएगा, या सब्स्टिट्यूशन, देयर आर ओनली टू मेथड्स अगर हमें हटाना हो तो। इसी के साथ ही ये वाला पार्ट अपना समाप्त होता है, और अब हम आते हैं हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन को फिर से कंटिन्यू करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर अपन बात करें तो होमोजीनियस फॉर्म हमारा आखिरी फॉर्म था, अब हो रहा है ये सिलेक्ट, ठीक है। कल भी हमने मतलब पिछली क्लास में भी हमने बहुत क्वेश्चंस करे थे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जैसे ये 88, 89 एज इट इज मिलेंगे पेपर में, एज इट इज, वैल्यू भी नहीं बदली होगी, ठीक है। तो रिवाइज कर लेना बेटा, मैं फिर कह रहा हूँ। होमोजीनियस फॉर्म हमने देखा था, x को लैम्डा x, y को लैम्डा y, dy by dx इक्वल टू या f of x, y इक्वल टू करके जो भी, ठीक है। अगर अगर सब लैम्डा बाहर निकल जाए, मतलब फंक्शन फिर से सेम दिख रहा है, तो उसे हम कहेंगे क्या? होमोजेनियस। और जितनी भी लैम्डा की पावर होगी वो डिग्री होती है, डिग्री फ्रैक्शनल क्या कोई भी हो सकती है, यानी रियल नंबर, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, या तो y इक्वल टू वी एक्स करेंगे या तो x इक्वल टू वी वाई करेंगे। अब डिपेंड करता है, जैसे तुम्हारे सामने y बाय x दिख रहा है तो y को vx रखोगे, x बाय y दिख रहा है तो x को vy रखोगे। जहां दोनों ऑप्शन है तो दोनों में से कुछ भी रख सकते हो, फिर बस ये रहेगा कि किससे इंटीग्रेशन आसान हो रहा है, वो करके ही देखना पड़ेगा, जैसे हमने कल के दिन करा था। दूसरे से आसान हो रहा था क्या? किसी ने करके देखा था क्या x को vy, कि उससे भी टफ ही हो रहा था? अच्छा, ठीक है, वो अब करके ही पता करेंगे हम, आगे से स्टार्टिंग में हम नहीं पता कर सकते जज कि आगे क्या होगा, वो हम कैसे पता कर लेंगे, ऐसा कोई हमारे पास कुछ है तो ना। पर हाँ, दोनों से सॉल्व तो होता है, और एक अच्छा इंटीग्रेशन सीखा अपन ने शायद, फैक्टराइजेशन के बाद मेरे ख्याल से रैशनलाइजेशन किया गया, और फिर स्प्लिट करके वो हो जाता है ना, अलग अलग सेपरेट करके हो रहा है। एक अच्छा क्वेश्चन था इंटीग्रेशन का, पूछ सकती है जेई नॉर्मल इंटीग्रेशन के इस पर। चलो, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, किसी को कोई भी डाउट? जवाब दो। चलो ठीक है, Yes, sir. तो आगे बढ़ते हैं हम। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कौन सा क्वेश्चन था? 12th है ना? 14। अब ये मत सोचना सर इसमें तो आप कम करवा रहे हो क्वेश्चन, अरे बेटा इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें इंटीग्रेशन ही है और मेथड फिक्स है, अब कितने भी कर लो कम है इसमें तो। ऐसा है, जैसे कि अब ये वाला लो, एक और ले लेते हैं होमोजेनियस पे, बस करो, आप कैसे करोगे जल्दी से देखो। सबसे पहले तो डी वाई बाई डी एक्स निकालो और फिर चेक करो। चलो, ये होमोजेनियस है कि नहीं? बिल्कुल है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स चेक करके देखो एक बार, x को लैम्बडा x, y को लैम्बडा y,
क्या पूरे में से लैम्बडा बाहर निकल गए क्या? लैम्बडा स्क्वायर और नीचे से भी लैम्बडा स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो डिग्री 0 है यहाँ पे। देयरफॉर होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0, ये आ गया। ठीक है, अब तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन हैं, इसके रेसिप्रोकल को करें कि इसको करें। इस बार रेसिप्रोकल को करके देखो, दोनों से आंसर तो आएगा ना। यहाँ पे तो दोनों ऑप्शन है, ठीक है। और मुझे रेसिप्रोकल करना थोड़ा अच्छा क्यों लग रहा है? क्योंकि वो सेपरेट हो रहा है। अभी हम सेपरेट करेंगे तो नीचे 2 टर्म्स आ रही है, रेसिप्रोकल करेंगे तो एक एक टर्म ही रहेगी। बस मेरे दिमाग में ऐसे ही आया अभी थॉट, ऐसा नहीं कि तुम्हें ये देखना है, पर हाँ मतलब देखते क्या होता है। तो उसके लिए dx by dy निकालना पड़ेगा। ऐसा बन जाएगा रेसिप्रोकल करके, यस और नो? ऐसा ही बनेगा, देख लेना। ठीक है, मैं उल्टा ही तो करा, ना कुछ करा है इसमें भी सोच रहे हो। चलो तब अपन x को vy रखते हैं, y को vx तो अपने देख लिया ना। अब x को vy कर रहे हैं तो dx by dy, ऑब्वियसली dx by dy सब्स्टिट्यूट होगा ना। तो v को करूंगा, चलो y का करूंगा तो 1 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, v एज इट इज प्लस v सॉरी y y dv by dy। मैं फिर कह रहा हूं आरडी शर्मा एनसीईआरटी सॉल्व करो, स्पेशली आरडी के सॉल्व एग्जांपल, क्योंकि आईआईटी में भी यही करना है, कुछ नया नहीं करना है उसमें भी। ठीक है, चलो तो रख देते हैं v प्लस वाई, क्योंकि ये जब तक बिना देखे खुद नहीं करोगे ना, मैं फिर कह रहा हूं ये नहीं पेन चलता है। तुम ये dx by dy भी नहीं लिख पाओगे गारंटीड। पिछले 8 साल का तजुर्बा, 10 साल का, कि बच्चे dx by dy भी नहीं लिख पाते होमोजेनियस। लगता है बहुत आसान है और वो बार बार रीड करते हैं। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूं इन टाइप की चीजों को तो तुम्हारा एक्चुअल जब बोर्ड का पेपर आए तो एक दिन पहले लिख के देखो कि तुम लिख पा रहे हो कि नहीं। कोई भी एक, मैं तुम्हें एक और टिप देता हूं, इफ यू वांट टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100, तो आखिरी में क्या करे ऐसा, तुम्हें पता है पेपर कहां से आता है बोर्ड का, सबको पता है एनसीईआरटी से आएगा या जो भी एग्जाम्पलर बुक या जो कुछ भी है। आखिरी में क्या करो, तुम हर टॉपिक पे देखते होगे कुछ फिक्स सेट ऑफ वेराइटीज है, 6 से 7 होती है एनसीईआरटी में। उन 7 पे कोई भी एक क्वेश्चन बिना देखे करके लिख लो। अगर तुम बिना देखे, जैसे कि होमोजीनियस ही ले लिया, होमोजीनियस पे तुमने बिना देखे एक बार आखिरी तक पहुंच गए ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होगा तुम सोच भी नहीं सकते हो। ये मैंने एक्टिविटी करी है, समझ आया क्या बोला मैंने? 1-2 दिन पहले तुम्हें 3 दिन की मान लो छुट्टी मिलती है, 2 दिन की छुट्टी मिलती है, तुम्हें हर टॉपिक के 6 से 7 फिक्स वेराइटीज होती है। तुमने पढ़ा भी होगा, 2 साल पढ़ ही रहे हो तो यू नो कौन सी वो वेराइटीज है। जैसे ये टॉपिक उठा लिया, होमोजीनियस की प्रैक्टिस करनी है, कोई भी एक क्वेश्चन रैंडमली उठाओ। अगर तुम्हें लगता है मुझे आता है y को इक्वल टू vx, तो करो, लिखो dy by dx। मैं फिर बोल रहा हूँ तुम्हारा, अगर तुमने प्रैक्टिस नहीं करी, ये लिखने में भी तुम्हें दिक्कत होगी, जिसके हाथ नहीं चले मैथ्स में ज्यादा, और तुम फंस जाओगे। पता होते हुए भी उस दिन नहीं चलेगा। फिर क्या बोलते हैं पेरेंट्स या बच्चे, सर आता तो है पर 2 स्टेप के बाद लिख नहीं पा रहे थे, आंसर नहीं आया है ना, कैलकुलेशन एरर हो गया होगा। नहीं बेटा, तुमने प्रैक्टिस ही नहीं करी है, और एक बार बिना देखे आखिरी आंसर तक पहुंच गए, मैं दावे से कह सकता हूं कि तुम्हें मार्क्स पूरे मिलेंगे अगर उस टाइप पे क्वेश्चन आया तो, भले ही वैल्यू भी बदल जाए तो भी। समझ आया? तो ये एक्टिविटी यू कैन अप्लाई, इससे तुम्हें पूरे में से पूरे मिल जाएंगे। समझ आ गया ना? बस ये करना पड़ेगा, नहीं ये भी नहीं करोगे तो मैं फिर अब क्या करूं, मैं कुछ मतलब मैं कोई बाबा टाइप का तो हूं नहीं कि मैं 2 दिन में तुम्हें सब करवा दूंगा 100 में से 100, 3 दिन में ऐसा बूस्टर क्रैश कोर्स चलाऊंगा कि सब आ जाएंगे, पास हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है बेटा, वो 10 तक हो सकता है, 11th 12th का सिलेबस ही इतना वास्ट है, कोई कुछ नहीं कर सकता। ओके, तो भूलना मत ये टिप। तो x को वी वाई वाई स्क्वायर बाहर हो जाएगा, वी स्क्वायर प्लस 1, x को वी वाई, ये रहा। ये तो एक्सपीरियंस होता है। क्यों होता है? टीचर को एक्सपीरियंस ज्यादा रहता है, तजुर्बा ज्यादा रहता है, तो वो गलतियां कम करता है, करता सब है। ये तुम्हारे ऊपर भी वही है, तुमने अगर उस टाइप के क्वेश्चन करे हुए पहले, यू आर एक्सपीरियंस, कोई भी पेपर आ जाए तुम नहीं डरोगे। डरता कब है बच्चा? जब उसने प्रैक्टिस नहीं करी है। सर एग्जाम में क्या पता क्या हो जाता है, बनता ही नहीं है, दिमाग ही काम नहीं करता। मेहनत तो बहुत करी थी, मेहनत सही वे में करी नहीं, तुमने लिख लिख के करा ही नहीं है, तो डर तो लगेगा उस दिन, क्योंकि पेन तो चलेगा ही नहीं, और वहां तो टाइमर चल रहा है, पीछे बैक ऑफ माइंड हजारों थॉट्स आ रहे हैं, नहीं हुआ तो क्या होगा, मम्मी चिल्लाएगी, मारेगी, ये करेगी, वो करेंगे, क्या होगा क्या पता। तो पहले प्रैक्टिस कर लो ना,
तब तुम्हें आईना दिख जाएगा एक दिन पहले, अच्छा हाँ मुझे नहीं आ रहा है ये, कोई बात नहीं, तब नहीं डरना है, तब कोई पेपर थोड़ी ना दे रहे हो। फिर से एक बार देखो समझो, एक बार बिना देखे करो। मैं फिर कह रहा हूं अगर पास होना है अच्छे मार्क्स से तो, क्योंकि इस बार कोई ऐसा दानवीर होके ऐसा नहीं होगा कि सबको पास कर दिया जाएगा, ये सबको पता है, सिचुएशन नॉर्मल की तरफ आ चुकी है, पेपर्स तो होंगे, ये तो कंफर्म है। टर्म 1 तो होगा ही होगा, टर्म 2 का भले ही मुझे नहीं पता, पर टर्म 1 तो होगा। चलो खैर ये आ गया, तो कुछ वाई स्क्वायर कैंसल हो रहा है, तो वी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2v, तो y dv by dy v स्क्वायर प्लस 1 बाई 2v माइनस v। ये आ रहा है क्या, देखो। अरे यार वो सर रखते तो शायद 2v अपॉन मिलता ना, पता नहीं, चलो कोई नहीं। हैं नीचे वाले को t ऊपर dt दिख तो रहा है, नीचे v माइनस v क्यूब बन रहा है। केस में उस वाले में अगर y को vx रखते तो ओ बच गए, मतलब वो सोचना सही रहा कि उल्टा होता तो वो सेपरेट हो रहा था, कुछ भी फालतू का था वो। पर हो तो रहा है, उससे भी हो जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन लगा देना, उसको तोड़ देना। तो नीचे वाले को t आप कर लोगे ना, 1 माइनस वी स्क्वायर को t, और ये तो दिख ही रहा है ln ऑफ मॉड ऑफ y, प्लस c लिखना मत भूलना, ठीक है। अब तो हो जाएगा शायद। हाँ इसके बाद ही मैं वो बता देता हूँ, एक पॉइंट बताना था तुम्हें, जनरल सॉल्यूशन, और एक और कौन सा बोला था मैंने तुम्हें, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, स्पेशली गुजरात बोर्ड वाले और गुड सीईटी में भी ये वर्ड बहुत यूज करते हैं, जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। वही जैसा ट्रिगो में समझाया था, ट्रिगो इक्वेशन में बिल्कुल वैसा ही है। ये जो हम आंसर निकाल रहे प्लस सी करके, इसको कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। और अगर हम इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो ऑर्डर 1 है, क्योंकि एक ही कांस्टेंट है प्लस सी, उसी को हटाना है, उसको डिफरेंशिएट करना है, तो वो गिवन क्वेश्चन पे आ जाओगे तुम, ठीक है। तो ऑर्डर 1 ही था यहाँ पे, तो और डिग्री भी 1 ही है, ये जो ऊपर अपन जो करते हैं, क्योंकि एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब तुम्हें दे देंगे इफ y of 1 is equal to 3 या y of 1 is equal to 0, ऐसा तुम्हें दे देंगे क्वेश्चन में। y of 1 equal to 0 मतलब f of 1 equal to 0, मतलब at x equals to 1 y की वैल्यू 0 है, तो क्या कांस्टेंट निकल जाएगा इस टाइप से गिवन देके? बिल्कुल मिल जाएगा। तो फिर कोई आर्बिट्री कांस्टेंट होगा कि एक फिक्स कर्व मिलेगा? फिक्स कर्व मिलेगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जनरली फिक्स कर्व पे बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं, कभी भी फैमिली ऑफ कर्व्स पे नहीं आता है। वो कांस्टेंट को देने के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगी, या वो कांस्टेंट निकल सकता है खुद ही, पर जनरली देती, ठीक है। नहीं दिया तो निकल सकता होता है ऐसा। अरे क्या हो रहा है, चल क्यों नहीं रहा है ये? ठीक है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में ऑर्डर क्या होगा? 0, या डिफाइंड ही नहीं है, जो भी बोलो, खैर 0 ही बोलेंगे ना अपन, क्योंकि एक भी नहीं होगा, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इज इक्वल टू द ऑर्डर, तो अब तो कुछ है ही नहीं, तो ऑर्डर इज 0। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में ऑर्डर 0 होता है, और वो एक फिक्स तुम्हें कर्व देगा। ऐसा कुछ देते हैं, ये वाली टाइप की टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, या ये टाइप की, या ये वाली टाइप की, 3 टाइप की इंफॉर्मेशन देते हैं। सोच लोगे ना तुम भी, मतलब इनका मीनिंग क्या होता है, y of 1 equal to 0 करके दे दे, या इस टाइप से लिख दे, या इस टाइप से लिख दे, सब एक ही है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट? नो सर। चलो ठीक है, ये हो गया। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 2, हाँ कौन सा क्वेश्चन है?
15। ट्रेन चलती ना इसके बाहर में, और जब ट्रेन चलती है तब इसका माइक ऑन होता है। अच्छा पंखा है इसका ये, नहीं खिड़की है सर, वो पंखा है। गायब ही हो गया, वो कहाँ गया? हवा तेज है। नहीं हवा ऐसी तेज चली कि उसको लीव भी कर दिया उसने। नो सर मैं अंदर ही। अच्छा तुम उधर ही हो। क्या थी? ट्रेन थी, हवा हवा थी, विंडो थी, दरवाजा था, पंखा था, क्या था? फैन सर। फैन था, पंखा था। ओके चलता बहुत बढ़िया एकदम। मेरे को वो वाला याद आ जाता है। तुमने कभी सरकारी कभी दफ्तर गए हो कभी? एक्चुअली होता क्या, वहां जब भी तुम काम के लिए जाओगे तो आपको बैठना ही है, अगर आपका कोई जैक नहीं है तो बैठना है। तो आप क्या करोगे बैठ के? तो आसपास का एक बार ऐसे ही जाना कभी पेरेंट्स के साथ, और वहां बैठना और ऑब्जर्व करना, मस्त मजा आएगा। मतलब तुम फील कर लोगे कि वो मूवीज में जो वो कॉन्सेप्ट आती है ना, वो कैसे आती। तुम एक बार देखना, हर चीज को ऑब्जर्व करना, ऊपर से लेके नीचे तक। कहीं पे वो थूका हुआ होगा पान, सब कुछ होगा, मतलब सब। मतलब मजा आता है, कभी देखना। कभी हम वहां बैठना ही है तो गुस्सा होने के बजाय मेरा नंबर कब आएगा, आसपास को देखो, एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा तुम्हें। चलो हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं। dy by dx is equal to x plus y का होल स्क्वायर अपॉन x plus 2 into y minus 2। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। पर सर ये आपने अभी कैसे पूछ लिया? ये तो मेरे ख्याल से होमोजीनियस है ही नहीं, और आप पढ़ा रहे हो होमोजीनियस। दिया है तो बनेगा तो सही। x plus 2 plus x plus 2 y minus 2 फिर को सब्स्टिट्यूट। हाँ मतलब अब हम जो देख रहे हैं इस क्वेश्चन से मैं बता रहा हूँ होमोजीनियस बनेगा। ये बोर्ड्स में भी आता है, लिख लेना। पहले मैं जैसे ही ये लिखू बोलना शुरू करता हूँ ना, ये बताता हूँ, बच्चों को लगता है ये बोर्ड्स का ही नहीं है, आईटी का है, पढ़ो मत, आंख बंद कर लो, दिमाग बंद कर लो। मैं पहले लिख देता हूँ बोर्ड्स, हाँ आंखें खुल जाएगी, बोर्ड्स बोर्ड्स। आधे बच्चों को ऐसा लगता है ना बोर्ड्स मतलब हाँ बस अब हमारा काम आ गया है, भले वो आईआईटी का क्वेश्चन हो बट मेरे काम का है। x plus y का होल स्क्वायर अपॉन x plus 2 into y minus। होमोजीनियस में बदलेगा पर डायरेक्ट नहीं दिख रहा है। ये जनरली स्कूल में जब टफ क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे आ जाते हैं क्वेश्चन। देखो कैसे बनता है, अभी देखते जाना। हाँ वेरिएबल बहुत सारे यूज होने वाले हैं, बस यहाँ पे डरना मत। अभी तो मैंने u और v को इंट्रोड्यूस करा है, x y ऑलरेडी दिया है, अभी कुछ और नए वेरिएबल्स भी आएंगे। इन दोनों को ऐसा मान लो। क्यों? अरे दिख रहा है साफ भाई, दिख रहा है साफ। मजा तो तब आता, अब मैं बताता हूँ। मैंने बोला भी था ना तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन में एक बार बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, वो इसी टाइप का था। ये तो बहुत छोटा सा है, मैं तुम्हें एक इसका बस एक झलक दे देता हूँ इस कॉन्सेप्ट के थ्रू। नीचे एलसीएम मतलब मल्टीप्लाई करो। अरे अभी इसको करो, वो तो ठीक है। एक्स वाई मतलब क्वेश्चन जब आएगा तो ऐसा आएगा, एक एग्जाम्पल वाइज बता रहा हूं, और तुम्हें लगेगा एकदम भयानक सा। यही नहीं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी दे सकते तुम्हें, फिर तुम dy by dx निकालोगे। और जब ऐसा आएगा तो डर लगेगा। क्यों? क्योंकि ये होमोजेनियस नहीं है, नहीं ये वेरिएबल सेपरेबल है, नहीं आफ्टर सब्स्टिट्यूशन अब ये वर्ड आ जाता है तो थोड़ा फिर सोचना पड़ता है, और वो सोचोगे तो ऊपर तक जाते जाओगे। क्वेश्चन ऐसा आता है जेई में। मैंने क्या बोला था, जेई को फैक्टराइजेशन बहुत पसंद है, वो 9th क्लास का हद से ज्यादा पसंद है। क्यों पसंद है सर? बस पसंद है तो पसंद है। जिस तरीके से न्यूटन जी को एप्पल पसंद था तो था, बैठना पसंद था तो था, तो भाई था तो ये भी था, मतलब है, ये तो है, अभी है, पसंद है, आते हैं क्वेश्चन इस पे। तो अगर ऐसा कभी दिखे तो दिमाग में फैक्टराइजेशन रखना। ये फैक्टराइजेशन ये तो डायरेक्ट दिख रहा है, पर इसको रीअरेंज करके वो देंगे थोड़ा सा, मतलब डीअरेंज करके देंगे, तो रीअरेंज ही करा हुआ है, डीअरेंज करके देंगे कि डायरेक्ट फैक्टराइजेशन ना दिखे। और ये सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, और इसमें वैसे ही लग रहा है एक्सपांशन, वही एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में जो फैक्टराइजेशन होता है, वैसे लॉजिक यहाँ लगेगा। मतलब बहुत जबरदस्त यहाँ पे फैक्टराइजेशन यूज हो सकता है। समझ आ रहा है? बस मैं तुम्हें आइडिया दे रहा हूँ, नया क्वेश्चन आईआईटी कैसे बनाती है। मैं भी बना सकता हूँ बट वक्त नहीं है अभी, तुम समझ गए हो मेरे ख्याल से, और उसी से रिलेटेड अब क्वेश्चन बनेगा। अब तुम्हें समझ तो आ ही गया है, इसको मानो। तो dx du में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, dy और dv में भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो dy by dx बन गया मेरा dv by du।
ओके, इक्वल टू में कितना बना, U plus V का u प्लस v का होल स्क्वायर अपॉन में uv। और क्या अब ये होमोजीनियस है? बिल्कुल है। तो ये हम पढ़ रहे हैं बेसिकली होमोजीनियस आफ्टर सब्स्टिट्यूशन। दिस इज द एक्सपेक्टेड वेराइटी ऑफ, मीन्स में तो आता ही है पर एडवांस वालों को ज्यादा पसंद है ये, क्योंकि इसमें लगता है थोड़ा सा दिमाग एंड कैलकुलेशन एंड बाकी सब जो भी यूज होगा। और इसमें उलझने के भी चांसेस है क्योंकि वेरिएबल बहुत इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। क्योंकि अभी तो ये होमोजीनियस है कि नहीं होमोजीनियस, वो कैसे पता करोगे? u को लैम्बडा u, v को लैम्बडा v, तुम चेक कर लेना, डिग्री आ रही है 0 ही आएगी। ठीक है, तो अब हमें सब्स्टिट्यूट करना है। अभी तक अपन x y को vx, x को vy, अब थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है, जिसको वो पसंद है ना vy और वो वाला मतलब, तो इसको u और v नहीं मानना था फिर, तो फिर कुछ और मान लेते हैं। पर अभी अपन ऐसे ही करते हैं जबरदस्ती। सर ये तो वो हो रहा है माइंड बोगलिंग, क्या बोलते हैं उसको, कुछ ऐसा वर्ड होता है बोगलिंग, एकदम दिमाग का वो, मैं उसको दही बोलता हूँ, दिमाग का दही हो जाता है। तो अब यहाँ क्या करेंगे हम, तो u को रखे कि v को, कुछ c को भी रख सकते हैं क्योंकि ये तो सिमेट्रिकल फंक्शन है। u को करो या v को करो, बात एक ही है, तो यहाँ कुछ हमें इतना नहीं सोचना है। तो u को रखें, तो y को vx, अब ध्यान से सुनना, हाँ, y और x होता था तो अपन y को vx रखते थे, ऐसे लिख लो, तो क्या होता कि एकदम माइंड बोगलिंग नहीं लगेगा। ठीक है, तो u को रख रहे हैं, तो u को v, ये तो मेरा y और x की तरह हो गया है, एक v और जैसा मानना है तो t मान ले। t भी अपना बहुत यूज होता है ना, थीटा भी है, जनरली वो यूज करो जो अपने नोन होते हैं। u इक्वल्स टू vt, ये dv बाई du है। अरे यार मैं u को vt रख रहा हूँ ना, dv बाई du है। अरे यार अब रेसिप्रोकल कौन करेगा? तो v, नहीं, v इक्वल टू ut, अपनी वो इक्वेशन याद आ रही है फिजिक्स, तो मैं तो यही दूंगा, मुझे अच्छा लग रहा है v इक्वल टू ut। तो dv बाई du, u का करेंगे तो 1 हो जाएगा t प्लस u dt बाई du, t प्लस u dt बाई du इज इक्वल टू, v को रख दो ut, u स्क्वायर बाहर हो गया, v को रखेंगे ut, ये गया, तो u dt बाई du 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t बाई टी माइनस टी। अरे वाह, टी स्क्वायर गया, देख के कितना अच्छा लग रहा है। और ये होगा जब तुम आर डी शर्मा करोगे ना, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन दिए हुए हैं जहां तुम्हें एकदम स्माइल ही स्माइल आती रहेगी चेहरे पे, वैसे ही क्वेश्चन तो देते हैं। 1 प्लस टी, ये टी स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, ये आ रहा है ना, ये हो गया, तो dt बाई du था ना ये, तो du बाई u t अपॉन में 2t प्लस 1 dt। अब तो कर लोगे, मैं बता देता हूं क्या करना है, इसको कन्वर्ट द न्यूमरेटर इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर या डिवाइड। तो अपन t को क्या करेंगे, 2t बाई 2 करके लिख देंगे, ऐसा लिख सकता हूं मैं, ये तो सोच सकते हो ना आप, ऐसा क्यों कर रहे, कन्वर्ट द न्यूमरेटर इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर, वरना तो डिवाइड करो। अब इतने छोटे में क्या, इसको ऐसे लिखते जाओ, क्यों, क्योंकि अब ये मेरा बन जाएगा, t को अपन ऐसे लिखते हैं, अगर लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, सेपरेट कर दो, याद रखना है यहाँ पे आ जाएगा 1/2, सॉरी t/2 माइनस हाफ बाहर log ऑफ मॉड ऑफ 2t प्लस 1 बाई एक 2 और आएगा, t का डिवीजन लीनियर फॉर्म ही है, और ये log ऑफ मॉड ऑफ u,
अब प्लस सी लिखो या log सी लिखो, बात एक ही है, बस इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। तुम हाँ u अब पहले तो t हटेगा, तो t हटाने के लिए v बाई यू रखेंगे हम, t को रखेंगे v बाई यू, v क्या था और u क्या था। अब सब सब्स्टिट्यूट कर लेना, आप देख लेना आंसर किस फॉर्मेट में दिया है, ठीक है। थोड़ा सा बेकार सा फॉर्म बनता है, बट अब मैं क्या करूं, थोड़े से लेंदी जाते हैं क्वेश्चन इस टाइप में। अब ये तो चलो ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन भी दिए रहते हैं एनसीईआरटी आरडी में दिए हुए हैं। स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन के बाद जो होमोजेनियस बनता है उसकी पूरी थ्योरी है, तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और लीनियर फॉर्म में अब नेक्स्ट क्लास में शुरू करूंगा, मतलब कल के दिन में लीनियर फॉर्म पढ़ा दूंगा, और वहीं तक ही तुम्हारे टाइप्स ऑफ सॉल्विंग सिलेबस में है फॉर योर एनसीईआरटी। अभी अपन एनसीईआरटी आरडी ही कर रहे हैं, तो अगर तुम कर लोगे आरडी तो बहुत अच्छा है, और सैटरडे को गैप भी मिलेगा तुम्हें, क्योंकि वो है 2 अक्टूबर है, ठीक है, उस दिन तो छुट्टी होती है, नेशनल हॉलीडे। बट शायद एनसीईआरटी की केमिस्ट्री क्लास हो सकती है, वो मैं इंटीमेट कर दूंगा, ऑनलाइन ही होगी, सेंटर तो बंद रहेगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सैटरडे तक तुम आरडी के वर्ड प्रॉब्लम भले ही नहीं बन पाए, इसमें वर्ड प्रॉब्लम भी आएंगे, पर बाकी पार्ट खत्म कर दोगे। सैटरडे को थोड़ा सा टाइम लगा के डिफरेंशियल खत्म कर दो, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। इसी के साथ ही वैसे तो ये हो जाता अगर ये 2 दिन में मैं डेफिनेट नहीं करवाता तो, पर इतनी भी जल्दी क्या है, चलने दो ना, चल रहा है तो आराम से। अब अपने को सिलेबस का कोई लोड नहीं है, आराम से होगा। दिवाली के पहले ही खत्म करूंगा, ज्यादा जल्दी नहीं करूंगा। वेक्टर 3D प्रॉब्लम फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर है ना, अरे अक्टूबर पूरा पड़ा है अभी तो, सब हो जाएगा। अच्छा वो आया था t = 1/x वाला, x को 1/t वाला, चलो ठीक है देख। थैंक यू वेरी मच, Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir.